The Ukraine war has emerged as a double whammy. We saw Sri Lanka fall over the edge. The question is, who is next? Is Bangladesh heading towards a debt crisis? Dhaka has now requested $2 billion from the World Bank and the Asian Development Bank to boost the economy. पिछले साल जब बांग्लादेश की पर कैपिटा भारत से ज्यादा हो गई थी, तब कुछ अज्ञानी लोगों ने वीडियो बना के बोला था कि बांग्लादेश इकोनॉमिक टर्म्स में भारत से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ बेवकूफ लोग वीडियो देख के उनके प्रोपेगेंडा में आ गए और इसको सच मान लिया। पर ठीक एक साल बाद आज आप बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन देख सकते हैं। बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। मैंने पिछले साल ही कहा था कि अगर बांग्लादेश भारत से पर कैपिटा के मामले में आगे हो भी गया है तो भी इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। भारत फिर से बांग्लादेश से आगे हो जाएगा। पर तब कुछ लोग बोल रहे थे कि आप सिर्फ सरकार का पक्ष लेते हो, आप बीजेपी के एजेंट हो। पर आज एक साल बाद भारत की पर कैपिटा बांग्लादेश से ज्यादा हो गई है। बांग्लादेश ने 2021 में कोई तीर नहीं मारा था। भारत की ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा गिर गई थी जिसके चलते बांग्लादेश पर कैपिटा के मामले में भारत से आगे हो गया था। पर फिर जब भारत ने रिकवरी दिखाई तो भारत वापस से बांग्लादेश से आगे हो गया। इसके अलावा आज दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं आप सबके सामने है। जहां ब्लूमबर्ग ने कहा है कि भारत में रिसेशन के आने के चांसेस 0 हैं, वहीं बांग्लादेश एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। देखो, भले ही मेरे पास मिलियंस ऑफ फॉलोवर नहीं है, पर इकोनॉमिक्स में मेरी नॉलेज उन तमाम यूट्यूबर से ज्यादा है जो प्रोपेगेंडा करके देश को बदनाम करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जहां साल भर पहले बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक चल रही थी, वहीं एक साल बाद ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश आर्थिक संकट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। एक साल पहले 2021 तक बांग्लादेश में सब कुछ ठीक चल रहा था। जहां कोविड के चलते दुनिया भर के देशों की ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 3.4% थी। बांग्लादेश वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक था। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। बांग्लादेश में गरीबी कम हो रही थी, बेरोजगारी कम हो रही थी, विमेंस का पार्टिसिपेशन बांग्लादेश की वर्किंग पॉपुलेशन में बढ़ रहा था। बांग्लादेश बहुत बड़े बड़े मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहा था, अपनी देश की एजुकेशन में ध्यान दे रहा था। पिछले साल 2021 में बांग्लादेश ने तो भारत को पर कैपिटा के मामले में भी हरा दिया था। बांग्लादेश की पर कैपिटा भारत से $280 ज्यादा हो गई थी। ये सब देखने के बाद तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF बांग्लादेश की खूब तारीफ कर रहे थे। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो पिछले साल ये तक कह दिया था कि बांग्लादेश भारत से पहले एक डेवलप देश बन जाएगा। पर ठीक एक साल बाद आज बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि उसे IMF से लोन मांगना पड़ रहा है। इस एक साल में बांग्लादेश के साथ ऐसा क्या हुआ है, आइए जानते हैं। पिछले एक साल में कोविड पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते दुनिया भर के बहुत से देशों में आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है और अब इन देशों की लिस्ट में बांग्लादेश भी शामिल हो गया है। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो भारत के पड़ोसी देशों में आर्थिक संकट छाया हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अब बांग्लादेश में भी आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है। अब बांग्लादेश में आर्थिक संकट देखने को क्यों मिल रहा है, आइए जानते हैं। देखो, बांग्लादेश एनर्जी और फूड का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ गई है, जिसके चलते बांग्लादेश का इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व बहुत तेजी से कम हो रहा है। इस साल के शुरुआत में बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व ऑल टाइम हाई $48 बिलियन तक पहुंच गया था, जो कि अगस्त में गिर के $39 बिलियन पे आ गया है। बांग्लादेश के पास सिर्फ 5 महीने इंपोर्ट लायक फॉरेन रिजर्व बचा है। अब देश के फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया, जैसे कि फ्यूल प्राइस को 50% तक बढ़ा दिया है, बहुत से लग्जरी आइटम का इंपोर्ट बैन कर दिया है और फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए IMF से $4.5 बिलियन की फाइनेंशियल हेल्प की मदद मांगी जा रही है। पर देखो, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं है। फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो फ्यूल की प्राइस बढ़ाई है, उससे बांग्लादेश में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। जुलाई में बांग्लादेश में इन्फ्लेशन 7% थी, अगस्त के एंड होते होते ये 10% को क्रॉस कर सकती है। इसके अलावा पिछले 3 महीने में बांग्लादेश की करेंसी टाका US डॉलर के अगेंस्ट 20% गिर गई है, जिससे बांग्लादेश का बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया है। इसके अलावा बांग्लादेश में रेमिटेंसेस में 15% की कमी आई है। बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2021 में बांग्लादेश ने रिकॉर्ड $52 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, पर $85 बिलियन का इंपोर्ट भी किया था, जिससे बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड $33 बिलियन बढ़ गया है। अब इससे बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व और तेजी से कम हो रहा है। देखो, ये तो हम बांग्लादेश की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, पर अगर आपको बांग्लादेश के क्रिएशन के बारे में डिटेल से जानना है कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश कैसे बना, उसको पाकिस्तान से आजादी कैसे मिली, कौन कौन से मिलिट्री ऑपरेशन किए गए, मुक्ति बाहिनी का क्या रोल था, भारत का क्या रोल था, तो आप ये सारी बातें कुकू FM पे क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश की ऑडियो बुक को सुन के जान सकते हैं। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मेड इन इंडिया पे और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता
रहता है या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप कोको एफएम ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में बांग्लादेश के क्रिएशन के बारे में डिटेल से बताया गया है। कोको एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो पहले 250 यूजर को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कोको एफएम ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। इसके अलावा बांग्लादेश की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी टेक्सटाइल सेक्टर मेजर क्राइसिस से गुजर रही है। बांग्लादेश का टोटल एक्सपोर्ट में से 80 से 85% शेयर टेक्सटाइल का होता है। ग्लोबल लेवल पे बढ़ते इन्फ्लेशन और रिसेशन के चलते इस समय टेक्सटाइल की डिमांड ग्लोबल लेवल पे कम हो गई है। इसके अलावा बांग्लादेश में पावर क्राइसिस से भी गुजर रहा है, जिसके चलते बांग्लादेश में 13 घंटे ब्लैकआउट हो रहा है और जिसके चलते बांग्लादेश में बहुत सी टेक्सटाइल मिल बंद हो रही है। एक्चुअली बांग्लादेश बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है जिससे वो बिजली बनाता है, पर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल की प्राइस बढ़ने से बांग्लादेश का एनर्जी का इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अपने इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए बांग्लादेश में मेजर पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं और इससे बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान हो रहा है। हजारों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और इससे बांग्लादेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके अलावा बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो डिफरेंट जगह पे बांग्लादेश के लोगों को सब्सिडीज देती है वो धीरे धीरे खत्म कर रही है, जिससे बांग्लादेश में गरीबी भी बढ़ रही है। इसके अलावा करप्शन भी एक वजह है जिसके चलते बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है। बांग्लादेश ने जो मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे उनकी प्राइस 2 गुनी बढ़ गई है। पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन सब ने हजारों करोड़ों रुपए का स्कैम किया है, जिसके चलते जो पैसा बांग्लादेश की तरक्की में लगना था वो करप्ट लोगों के पॉकेट में। पर दुख की बात यह है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इन सारी बातों को सिरे से नकार दिया है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट कह रही है कि घबराने की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ समय की है, पर रियलिटी ऐसी नहीं है। यही सेम कंडीशन आपको श्रीलंका, पाकिस्तान में भी देखने को मिली थी और उसके बाद श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था और पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है। बांग्लादेश में तेजी से बढ़ती महंगाई और गरीबी को देख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेम श्रीलंका वाला हाल हो रहा है बांग्लादेश में और इन सब चीजों को देखते हुए बांग्लादेश की गवर्नमेंट भारत से हेल्प मांग रही है कि भारत रशिया के साथ बांग्लादेश की कोई डील करा दे, जिससे बांग्लादेश भी भारत की तरह सस्ते में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रशिया से खरीद सके। पर देखो ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि अगर बांग्लादेश ने रशिया से क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस ली तो यूएस और यूरोप बांग्लादेश पे सैंक्शन लगा देंगे, जिससे बांग्लादेश का एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश 80% एक्सपोर्ट इन्हीं देशों को करता है और साथ में IMF से हेल्प भी नहीं मिलेगी। तो बांग्लादेश इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। अब ये जानने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि बांग्लादेश तो गया, तो देखो अभी बांग्लादेश की कंडीशन को सुधारा जा सकता है। बांग्लादेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, पर श्रीलंका, पाकिस्तान वाली सिचुएशन अभी बांग्लादेश में आई नहीं है। देखो इस सिचुएशन से निकलने के लिए बांग्लादेश को सबसे पहले अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। टेक्सटाइल को छोड़ के बाकी सेक्टर में ध्यान देना होगा ताकि बाकी के सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में बढ़ सके। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के भरोसे बांग्लादेश ग्रो नहीं कर पाएगा। वैसे इस फाइनेंशियल ईयर शेख हसीना गवर्नमेंट ने $60 बिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। तो अगर इस फाइनेंशियल ईयर बांग्लादेश इतना एक्सपोर्ट कर लेता है तो उसका ट्रेड डेफिसिट थोड़ा कम होगा, जिससे उसका फॉरेन रिजर्व गिरने से बचेगा। इसके अलावा बांग्लादेश को अपने कर्ज को ज्यादा नहीं बढ़ने देना होगा, क्योंकि बांग्लादेश की GDP सिर्फ $400 बिलियन है। अगर उसका कर्ज 60% से ज्यादा हुआ तो बांग्लादेश की मुसीबतें और बढ़ेंगी। अभी बांग्लादेश का डेट टू GDP रेशियो 40% है। इसके अलावा बांग्लादेश को चाइना से तो बिल्कुल भी कर्ज नहीं लेना होगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश ने चाइना से कर्ज लिया तो उसका हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। और अगर मान लो फ्यूचर में बांग्लादेश में हालात और खराब होते हैं और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के पास कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है, तो बांग्लादेश को कर्ज लिए हुए पैसों को मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे कुछ रिटर्न आए, ना कि उन पैसों को पब्लिक को खुश करने के लिए सब्सिडीज और ग्रांट में खर्च करना होगा, क्योंकि सब्सिडीज और ग्रांट से कोई रिटर्न नहीं आएगा। उल्टा बांग्लादेश की प्रॉब्लम और बढ़ेगी और बांग्लादेश भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह डेट ट्रैप में फंस जाएगा। लेकिन देखो ये जितना आसान काम लगता है उतना है नहीं, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल की प्राइस ऐसे ही 6 महीने और रही तो बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ और बढ़ जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश के सामने 2 और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है और वो 2 प्रॉब्लम GSP स्टेटस और इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। देखो बांग्लादेश की इकॉनमी जो तेजी से ग्रो हो रही है उसके पीछे GSP स्टेटस है। GSP स्टेटस वो होता है जो डेवलप्ड कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को देती हैं। बेसिकली इस समय बांग्लादेश को US, यूरोप और जितने भी डेवलप्ड देश हैं वहां पे एक्सपोर्ट करते समय ड्यूटी
पे नहीं करनी पड़ती है, जिसके चलते बांग्लादेश के प्रोडक्ट दूसरे देशों के मुकाबले सस्ते होते हैं। पर 2026 में बांग्लादेश से GSP स्टेटस वापस ले लिया जाएगा, जिसके चलते बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने में जो बेनिफिट मिलते हैं वो खत्म हो जाएंगे। बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट पे 6 से 6.5% ड्यूटी पे करना पड़ेगा, जिससे उसके प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा भारत में इस समय टेक्सटाइल सेक्टर में मेजर रिफॉर्म देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोविड से पहले जहां 2019 में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $33 बिलियन था, वहीं 2021 में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ के $44 बिलियन हो गया है और आने वाले समय में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और बढ़ने वाला है। तो बांग्लादेश के पड़ोस में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर पैदा हो गया है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश इन प्रॉब्लम को कैसे टैकल करता है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश इस इकोनॉमिक क्राइसिस को सर्वाइव कर पाएगा या नहीं? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बांग्लादेश के क्रिएशन के बारे में डिटेल से जानना है तो कुकू FM ऐप को डाउनलोड करके क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश की ऑडियो बुक को सुनना मत भूलिएगा। और अगर आप कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी जाइए कुकू FM ऐप को डाउनलोड करिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।